नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी सीरीज के अंतर्गत आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके कंप्लीट सिलेबस से, उस पर चर्चा करेंगे। ये क्लास पॉलिटेक्निक के द्वितीय वर्ष के सभी ब्रांच के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि लगभग सभी ब्रांच के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विषय को पढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विषय सेकंड को पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको आपके नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर समयांतर्गत आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के विषय की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उसमें सिलेबस क्या है आपका। तो ये जनरली सिलेबस आपका 5-6 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है, 6 चैप्टर के रूप में एक तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका एसी थ्योरी, एसी सिद्धांत जिसे हम कहेंगे। एसी का सिद्धांत क्या है, एसी की थ्योरी क्या है, वो आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका 3 फेज सप्लाई, यानी 3 फेज की आपूर्ति के बारे में आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आपका ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर 4 है डीसी मशीन्स। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका डीसी मशीन। तो डीसी मशीन की अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में जनरली दो चीजें आती हैं। एक हम कहते हैं जनरेटर, सुना होगा आपने। एक होता है जनरेटर जो कि बिजली बनाता है, जनरेटर। और दूसरा होता है मोटर, जो यांत्रिक, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, मोटर। ठीक है, तो डीसी मशीन में आपको जनरेटर और मोटर दोनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर आता है आपका इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, इंडक्शन मोटर, जब आप मोटर पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की मोटर्स आपने पढ़ी होंगी, उनमें से इंडक्शन मोटर एक स्पेसिफिक टाइप की मोटर है, उसकी चर्चा होगी। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है आपका सिंक्रोनस मशीन, जिसे बोलते हैं तुल्यकालिक मशीन है। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन, मशीन का जैसे हमने बताया, मशीन के अंदर दो चीजें होती है, जनरेटर और मोटर। और सिंक्रोनस एक उसका टाइप है, एक प्रकार है, जिनकी सिंक्रोनस मशीन हम उसे कहते हैं जिसकी रोटेशन की जो स्पीड है, गति करने की जो स्पीड है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन्स को पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। तो बेसिकली आपको फोकस करना है टॉपिक पर। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन तो बदल सकता है, मतलब तो उसका पूछने का तरीका जो है, एक एग्जामिनर एक ही टॉपिक से 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो फोकस है वो टॉपिक पे होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आएगा तो उसका कैसे जवाब लिखना होगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है आपका, क्योंकि एसी थ्योरी के अंदर आपको डिफरेंट तरह के सर्किट्स पढ़ने हैं, जिसमें सीरीज सर्किट जिसमें आर एल और सी लगाए रखे हैं, या पैरेलल सर्किट का अध्ययन करना है। सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज पैरेलल सीरीज सॉरी पैरेलल आरएलसी सर्किट, इसी तरह से आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट। ये आपको विभिन्न प्रकार के इसमें सर्किट्स पढ़ने होंगे, उनके फेजर डायग्राम्स होंगे, तो उसी पे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न जो बनता है वो है, हाउ विल यू कैलकुलेट द करंट एंड पावर फैक्टर इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट, ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम। यानी सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए धारा एवं पावर फैक्टर की गणना कैसे करोगे। ठीक है, और इसके लिए फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। पहला प्रश्न बनता है ये। दूसरा बनता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट, ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम। ठीक है, पहले वाले प्रश्न में आपको करंट और पावर फैक्टर कैलकुलेट कराया था, दूसरे में आपको इंपीडेंस कैलकुलेट कराया है, और दोनों में सर्किट अलग अलग हैं। एक में सीरीज आरएलसी सर्किट है, दूसरे में पैरेलल आरएलसी सर्किट है, और दोनों के फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। तो अब आप देख लीजिए, इस प्रश्न, ये हमने दो प्रश्न बताए, लेकिन हमें कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहले वाले प्रश्न में उसने सीरीज आरएलसी सर्किट किया है, इसी में पैरेलल आरएलसी सर्किट में भी वो आपसे करंट और पावर फैक्टर ड्रॉ करवा सकता है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करा सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमने इंपीडेंस कैलकुलेट कराया पैरेलल आरएलसी सर्किट में, या सीरीज आरएलसी में वो कैलकुलेट करा सकता है।
तो ये इस तरह से विभिन्न संभावना बनती है। तो आपको सीरीज आरएलसी सर्किट की कंप्लीट टॉपिक्स को पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें आपको उसमें करंट कैलकुलेट करना और उसमें उसके साथ साथ उसकी पावर फैक्टर कैलकुलेट करना, ठीक है, करंट और पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना, इंपीडेंस कैलकुलेट करना, ये आपको उसमें देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला जो प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन द इंपीडेंस ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, एक्सप्लेन द इंपीडेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का जो सॉरी इंपीडेंस नहीं, इंपोर्टेंस, इट्स अ इंपोर्टेंस है ना, तो क्या महत्व है, यानी पावर फैक्टर का क्या महत्व है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो एक्सप्लेन द इंपीडेंस इंपोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। अगला जो प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ब्रीफ, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एवं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आपको संक्षेप में वर्णन करना है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपको याद हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सएल और एक्ससी दोनों को आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पावर फैक्टर आपका cos फाई होता है, cos फाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है इसमें, स्टेट द फेज रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर अ प्योर आर एल सी सर्किट, मेक इट्स फेजर डायग्राम, ठीक है। तो आपको फेज रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की फेज रिलेशनशिप बतानी है प्योर आर सर्किट और प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट, आर एल और सी तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हमने तीनों एक ही में रख दिए हैं। तो शुद्ध शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट या शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का फेज संबंध आपको बताना है और इसका फेजर डायग्राम भी बनाना है। अगला जो प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन संट रेजोनेंस, राइट द डेफिनेशंस ऑफ क्यू फैक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। संट रेजोनेंस क्या होता है उसकी आपको व्याख्या करनी है, क्यू फैक्टर की परिभाषा लिखनी है और इसका क्या महत्व है, क्यू फैक्टर का क्या महत्व होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्वालिटी फैक्टर, उसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। इसी चैप्टर से अगला प्रश्न बनता है, स्टेट द फेजर रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर अ प्योर आरएल आरसी सीरीज सर्किट, मेक इट्स फेजर डायग्राम। यानी पीछे वाले में हमने प्योर आर सर्किट, प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट के लिए बनवाया था, यहां पर प्योर आरएल सर्किट और प्योर आरसी सर्किट और सीरीज सर्किट के लिए, यानी आर और एल सीरीज में कनेक्ट हो या आर और सी सीरीज में कनेक्ट हो, उनके सर्किट के लिए आपको वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप को ड्राइव करना है, स्टेट करने के बाद ड्राइव करना है एंड देन मेक इट्स फेजर डायग्राम, और उसका फेजर डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल के क्यू फैक्टर की व्याख्या करनी है आपको इसमें। अगला प्रश्न बनता है, हाउ आर साइनोसोडियल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय फेजर, यानी साइनोसोडियल क्वांटिटीज को फेजर के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑल्टरनेटिव वोल्टेज इज गिवन बाय, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, E = 50 sin 377t, कैलकुलेट इट्स पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको निकालना होगा। इसमें एक उन्होंने वोल्टेज की इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन से आपको पीक वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपीडेंस, इंपीडेंस ट्राइंगल इन एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट में आप प्रतिबाधा और प्रतिबाधा त्रिभुज से क्या समझते हैं, ठीक है, यानी इसमें आपको प्रतिबाधा और प्रतिबाधा त्रिभुज दोनों को ही एसी सर्किट के लिए एक्सप्लेन करना है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 इज अ थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, थ्री फेज सप्लाई। तो थ्री फेज सप्लाई से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, तीन फेज की सप्लाई का जो आइडिया है, थ्री फेज सप्लाई का मूल अभिप्राय क्या है, ठीक है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई, एक फेज व थ्री फेज सप्लाई का तुलनात्मक वर्णन करना है आपको, गिव द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सप्लाई, और थ्री फेज सप्लाई के लाभ लिखिए। तो एक तो सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई दोनों में अंतर आपको बताना है, और थ्री फेज सप्लाई का मूल अभिप्राय क्या है, उसका एलिमेंट्री आइडिया क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है, और दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज में। डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ थ्री फेज सिस्टम बाय 2 वॉट मीटर मेथड्स, यानी त्रिफेजी सिस्टम में 2 वॉट मीटर विधि द्वारा
शक्ति मापन का वर्णन कीजिए। ये आपने एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर भी 2 वॉट मीटर मेथड्स को परफॉर्म करते हैं हम, जिसके द्वारा 2 वॉट मीटर मेथड से जो पावर है उसको मेजर करते हैं। तो पावर मेजरमेंट 2 वॉट मीटर से आप कैसे करते हैं उसका आपको यहां पर वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न बनता है इसमें, डिस्क्राइब द स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड वोल्टेज वैल्यूज फॉर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम। एक तो आपको स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको याद आए तो स्टार कनेक्शन आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, जिसमें तीनों फेजों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये आपका स्टार कनेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपने डेल्टा कनेक्शन भी पढ़ा होगा। डेल्टा कनेक्शन में जो आपका कनेक्शन है वो डेल्टा की फॉर्म में होता है इस तरह से, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर इनको आपको डिफाइन करना है कि डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन क्या होता है, उनका वर्णन करना है, और डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के लिए फेज करंट और वोल्टेज के मान के बीच में क्या संबंध होता है, वो रिलेशन आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। अगला जो प्रश्न बनता है, फॉर अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट स्टेट द फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट। यानी एक 3 फेज सर्किट है आपके पास जो स्टार कनेक्टेड है, ठीक है, यानी उसका जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्टेड है, उसके लिए आपको फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको स्टेट करना है, ड्राइव करना है, या फेज करंट या लाइन करंट के लिए, ठीक है, वोल्टेज और करंट का फेज और लाइन के लिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको यहां पर संबंध स्थापित करना है। अगला प्रश्न बनता है, रिप्रेजेंट दी 3 फेज ईएमएफ एज फेजर एंड वेव फॉर्म। ठीक है, यानी फेज व वेव के रूप में 3 फेज ईएमएफ को प्रदर्शित करें। 3 फेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो 3 फेज के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वेव फॉर्म है फेज व वेव के रूप में, उसके फेजर जो वेव फॉर्म है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, इफ द रीडिंग्स ऑन 2 वॉट मीटर्स connected to a 3 phase balanced load are 5 kilowatt and 0.5 kilowatt, the later being obtained after reversal of the current coil connections, calculate the power and power factor of the load। ठीक है, तो आपको 2 वॉट मीटर मेथड में दोनों वॉट मीटर के अंदर पावर क्या क्या मिल रही है उसकी वैल्यू दे रखी है। एक तरह से आपको P1 और P2 दे रखा है, ये P1 है सपोज, ये P2 है, और आपको पावर फैक्टर निकालना है, यानी कॉस फाई निकालना है, कॉस फाई। तो एक रिलेशन होता है कॉस फाई का जो P1 P2 की फॉर्म होता है, ठीक है, कॉस फाई इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2, कुछ ऐसे होता है। तो उससे आपको यहां पर पावर फैक्टर निकालना है उस लोड का, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये आप यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपको क्या क्या करना होगा, तो गिव द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, द ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन डीसी सप्लाई, गिव रीजन। एक तो आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कार्यविधि, कार्य का जो सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। ट्रांसफॉर्मर को दिष्ट धारा जिसे डीसी करंट बोलते हैं, डीसी करंट सप्लाई पर उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। अक्सर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा जब आपने इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर को हम एसी पर यूज करते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट यानी एसी सप्लाई में हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। तो इसमें ये बताना है आपको हम उसे डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू परफॉर्म ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इंफॉर्मेशंस आर ऑब्टेन फ्रॉम दीज टेस्ट। इस टेस्ट को आप लेबोरेटरी के अंदर भी प्रैक्टिकल की फॉर्म में करते हैं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको करने हैं और आपको यह बताना है कि इन परीक्षणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर आपको संयुक्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो आप इसका कार्य का सिद्धांत, इसका कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, इसकी अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो बता सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर एंड टेल हाउ द लॉसेस चेंजेस विद लोड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर पे एक तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल पे क्वेश्चन जरूर आता है और इसके साथ साथ लॉसेस पे भी मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इसको भी आप मान लें कि वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के अंदर विभिन्न प्रकार के लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उनमें उनको आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। इस्टेब्लिश द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपने एक वर्किंग कार्य का सिद्धांत बता दिया, उसका कंस्ट्रक्शन बता दिया, उसके बाद आता है उसकी ईएमएफ इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
की इक्वेशन, उसको आपको यहां पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन को पहले आपको परिभाषित करना है। व्हाट कॉजेज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज टू चेंज व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड ऑन इट। जब ट्रांसफार्मर पे हम लोड को बढ़ा देते हैं तो उसका सेकेंडरी वोल्टेज क्यों चेंज हो जाता है, ये आपको इस प्रश्न में जवाब देना है। अगला प्रश्न बनता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर यानी इसका कंस्ट्रक्शन बनाना है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, किस किसका, करंट ट्रांसफार्मर का और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, दोनों तरह के ट्रांसफार्मर का वर्किंग और स्ट्रक्चर। ये अलग अलग आ सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये हो सकता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एंड राइट देयर एप्लीकेशंस। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक बनाया हुआ है, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखेंगे किस तरह का प्रश्न है और इसके एप्लीकेशंस भी आपको यहां पर लिखने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तीन तरह के ट्रांसफार्मर हैं। तीनों ट्रांसफार्मर अगर आप कर लेंगे, और पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, तीसरा है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इनका कंस्ट्रक्शन और इसका कार्य का सिद्धांत, ये दो चीजें तीनों ट्रांसफार्मर की अगर आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आपको एक प्रश्न आपको इससे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, पूरी पूरी संभावना है कि एक प्रश्न इससे आपको मिल जाएगा। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, इस पर कोई शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर वो पूछ सकता है, एप्लीकेशंस पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहां पर बताना होगा, अंतर स्पष्ट करना है दोनों में। अगला प्रश्न बनता है एक्सप्लेन द वेक्टर डायग्राम ऑन द लैगिंग पावर फैक्टर लोड ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपको वेक्टर डायग्राम बनाना होगा, किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, तो यहां पर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आपको बनाना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका डीसी मशीन। जैसा कि हमने बताया था डीसी मशीन में, डीसी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि ऐसी मशीन जो डीसी पर ऑपरेट होती है। ठीक है, जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो ऐसी मशीन जो डीसी पर ऑपरेट होती है वो डीसी मशीन कहलाएगी। और मशीन के अंदर दो चीजें हमने आपको बताई है, एक तो जनरेटर बताया है, एक मोटर बताया है। तो आपको यहां पर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दो चीज पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। ये मोटर पे प्रश्न है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीलिंग फैन। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है, और सीलिंग फैन जो आपकी छत पे जो पंखा लगा रहता है उसमें जो मोटर होता है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर पे यहां पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये यूनिवर्सल मोटर भी काफी इंपोर्टेंट है, इस पे मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपका मेक अ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, स्टेट देयर फंक्शन। यानी डीसी मशीन के जो भी आवश्यक पार्ट हैं, वो जो आवश्यक अंग हैं, उसकी आपको सूची बनानी है और उनके कार्य को आपको अंकित करना है कि उनका कार्य क्या क्या होता है। अगला प्रश्न बनता है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, हाउ द ईएमएफ जनरेटेड इन द जनरेटर बिकम्स यूनिडायरेक्शनल। यानी पहले तो आपको डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत बताना है। डीसी जनरेटर में जनित्र जो धारा जनित जो वोल्टेज जनरेट होती है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, वो एक दिशीय होता है। एक दिशा में कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल कैसे होती है, उसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ डीसी मोटर डिपेंड्स, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दीज रिवर्स्ड। यानी डीसी मोटर की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, और इन मोटर्स की जो दिशा है वो किस प्रकार हम उस दिशा को उलट देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ये आपको बताना है। क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर, यानी विभिन्न प्रकार के जनरेटर को वर्गीकरण करना है आपको, उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर।
ठीक है, स्वप्रेरित शंट जनरेटर के कार्य का सिद्धांत भी आपको इसमें बताना है। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ डीसी मोटर स्पीड, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, यानी विभिन्न प्रकार की डीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड हैं, वो आपको यहां पर उनकी चर्चा करनी है। डिस्क्राइब व्हाई अ स्टार्टर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ डीसी शंट मोटर, मेक अ स्टार्टर फॉर दिस मोटर। ठीक है, यानी डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको इसमें बताना है। और इस मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए, आपको एक स्टार्टर का डायग्राम यहां पर बनाना होगा कि किस तरह का स्टार्टर यहां पर यूज करेंगे। अंडरलाइन टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर शंट, सीरीज एंड कंपाउंड मोटर्स एंड राइट एन एप्लीकेशन फॉर ईच, यानी शंट मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए और कंपाउंड मोटर के लिए आपको टॉर्क और आर्मेचर करंट, ठीक है, और उनके अभिलाक्षण को रेखांकित करना है, यानी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और प्रत्येक के लिए आपको उसमें उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। Establish a relationship between the back EMF and the terminal voltage, यानी बैक ईएमएफ, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, आपने देखा होगा, आप पता नहीं मुझे कैसे रिप्रेजेंट करें, ईबी से या ईबी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो इसमें और प्लस टर्मिनल वोल्टेज को जनरली हम वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपकी बुक में आपने किसमें पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। तो आपको ईबी और वीटी में रिलेशंस बताना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इस इक्वेशन में, इस प्रश्न में। अगला जो प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन दी फॉल्ट इन डीसी मोटर एंड एक्सप्लेन इट्स स्टॉपिंग मेजर्स। डीसी मोटर में फॉल्ट की व्याख्या करनी है और उसे रुकने के उपाय बताने हैं, यानी रोकने के उपाय बताने हैं, कैसे आप डीसी मोटर को रोक सकते हैं। एक्सप्लेन दी लॉस अकर्स इन अ डीसी मशीन, डीसी मशीन में कौन कौन सी हानियां होती हैं वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 में इंडक्शन मोटर है, बहुत जरूरी है, इसमें से एक प्रश्न जरूर मिलता है, एक से दो प्रश्न आपको मिलते हैं। एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि उस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो इसको जरूर पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। उसके बाद आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर, वर्किंग मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए, अब यूनिवर्सल मोटर की आपको स्ट्रक्चर, वर्किंग और एप्लीकेशन तीनों चीज बतानी है, ठीक है। ये तो एक इंडक्शन मोटर है, इसी के अंदर यूनिवर्सल मोटर। देन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पहले प्रश्न में आपसे वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन पूछा गया था। दूसरे प्रश्न में आपसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन पूछी गई है, तो यानी आपको एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक भी उसकी पता होनी चाहिए। Describe the structure of a single phase AC series motor, how it differs from a universal motor, ठीक है, यानी सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर की आपको संरचना की व्याख्या करनी है, यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनाना है और उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आपको यह बताना है कि ये जो एसी सीरीज मोटर है ये यूनिवर्सल मोटर से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि दोनों के कंस्ट्रक्शनल जो डिटेल्स हैं, फीचर्स हैं, उनको आपको यहां पर तुलना करनी है। अगला जो प्रश्न है, डिस्क्राइब वन मेथड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उस स्पीड कंट्रोल करने के लिए, यानी उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उनमें से किसी एक मेथड का आपको वर्णन करना है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को आप कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, और उनमें से किसी एक मेथड का आपको वर्णन करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्या? डबल रिवॉल्विंग थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी होती है, इसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। स्टार्टर इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर है उसको एक्सप्लेन करना है। स्टीपर मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तीन आपके प्रश्न बनते हैं जिन पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर। अभी हमने कहा ना, एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर में भी आपको डिफरेंस पूछा था, किस प्रकार भिन्न होती है ये। अब प्रश्न है कि इस एसी सीरीज मोटर की आपको वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बतानी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एसी सीरीज मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। तो एसी सीरीज मोटर पर क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर। अगला प्रश्न बनता है, डिस्क्राइब दी वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक है,
हिस्टेरेसिस मोटर पे भी आपको एप्लीकेशन और वर्किंग प्रिंसिपल इसका बताना होगा। अगला प्रश्न बनता है इसमें, एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटर, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन फॉर इट। यानी कि आपको ऑल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन और उसका कार्य का सिद्धांत, ठीक है, वो बताना है। ऑल्टरनेटर क्या करता है? ऑल्टरनेटर आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जनरेटर को ही जनरली ऑल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर आपको बताना है जो एसी वोल्टेज आपको प्रोवाइड कराता है, तो इसका क्या इक्वेशन होगा, वो समीकरण स्थापित करना है। इसके साथ साथ इसका कार्य का सिद्धांत और संरचना यानी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर कैसे काम करता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। देन नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर्स। विभिन्न प्रकार के ऑल्टरनेटर्स को आपको नेम देना है उनका। वाई द आर्मेचर इज मेड स्टेशनरी एंड द फील्ड इज मेड रोटेटिंग इन द ऑल्टरनेटर्स। और आपको यह बताना है कि ऑल्टरनेटर में हम आर्मेचर को स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का मतलब स्थिर, ठीक है, स्थिर, और फील्ड जो है वो रोटेटिंग होता है, यानी घूमता हुआ। जो फील्ड है वो घूमता है। तो ये क्यों होता है ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद आपका 6 चैप्टर आता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपको ऑल्टरनेटर, ठीक है, ये बेसिकली ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन में था, वहां पर आना था, तो कुछ क्वेश्चन उसके आपके चैप्टर 5 में आ गए। एक्चुअली वो चैप्टर 6 थे जो ऑल्टरनेटर वाले थे। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, एक्सप्लेन व्हाई द सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट कांस्टेंट स्पीड। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि तुल्यकारी मोटर सदैव स्थिर गति पर ही क्यों चलती है, यानी उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्यों। दूसरा है, व्हाई द सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, या सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट क्यों नहीं होती है, उसे स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड या स्टार्टर यूज करना पड़ता है। तो ये आपको बताना है क्यों करते हैं ऐसा। Explain the effect of variation of field excitation on the line current and the power factor of synchronous motor। तुल्यकारी मोटर की लाइन धारा एवं पावर फैक्टर पर क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आपको यह बताना है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें आपके वेरिएशन ऑफ फील्ड एक्साइटेशन ऑन द लाइन करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यानी अगर आप फील्ड एक्साइटेशन, जो उसका एक्साइटेशन है, फील्ड एक्साइटेशन, उसको अगर परिवर्तित करते हैं, ठीक है, परिवर्तित करते हैं, तो उसकी लाइन करंट और पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन द वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कर्व पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिए। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ज्यादा संभावना रहती है आने की। एक्सप्लेन द वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी फंक्शनिंग एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर आपको बतानी है। अगला प्रश्न बनता है, डिस्क्राइब दी वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए। तो आपको सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, ये जरूर पता होनी चाहिए। देन अगला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन आर्मेचर रिएक्शन फॉर यूनिटी लैग एंड लीड पावर फैक्टर। यानी आपको आर्मेचर रिएक्शन को क्या व्याख्या करनी है जब उसका पावर फैक्टर यूनिटी हो, यूनिटी का वन मतलब वन हो, और लैग का मतलब वन से कम हो, और लीड का मतलब वन से ज्यादा हो। तीनों केसेस में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन what effect the changes of load has on the behavior of synchronous motor। यानी कि लोड परिवर्तन करने पर सिंक्रोनस मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारी कंप्लीट क्वेश्चंस थे जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के सब्जेक्ट में बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरा निवेदन है कि आप अपने ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सकें और
संभव हो तो आप इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्टेटस में भी लिंक जरूर शेयर कर दें, जिससे मेरी पहुंच जो है ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक हो पाए और ज्यादा से ज्यादा छात्र क्लास से लाभान्वित हो से हैं। धन्यवाद।